दोस्तों नमस्कार। कल हम लोगों ने भारत की मिट्टी का पार्ट फर्स्ट देखा, जिसमें हमने भारत में अलग अलग तरह की मिट्टियों के बारे में जाना, उनकी उर्वरा शक्ति के बारे में जाना, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में जाना। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ की मिट्टियों की जो यहाँ की मृदाएँ हैं उनकी समस्याएँ क्या हैं। जैसे सबसे मुख्य समस्या है मृदा अपरदन। अपरदन मतलब होता है मृदा का अपने स्थान से हट जाना, अपरदित होकर दूसरी जगह पहुँच जाना। जल जमाव, अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता, बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण, मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण, ये समस्याएं जो हैं 6 मुख्य समस्याएं हैं भारत में मृदा के लिए। अब हम बात करते हैं पहली समस्या के बारे में, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम अथवा प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट फूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बह जाना क्या कहलाता है दोस्तों? मृदा अपरदन कहलाता है। यह प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा घटित होता है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है दोस्तों, किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली व हल्की परतें होने से मृदा क्या होती है, अपरदित होने लगती है और इसकी प्रक्रिया वहाँ पे तीव्र हो जाती है दोस्तों। जल और वनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं दोस्तों। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर धीरे धीरे गतिमान होती है, जिसे क्या कहते हैं, मृदा सर्पण यानी सॉइल क्रीप कहते हैं, अथवा यह भूस्खलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ सकती हैं। दोनों ही बातें होती हैं दोस्तों। धीरे धीरे आती हैं, किसके कारण आती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जब कभी भूस्खलन होता है तो बहुत सारी मृदा एक साथ जो है ऊपर से नीचे की तरफ चली आती हैं। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन क्या होता है दोस्तों, बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर होती वो बढ़ जाती है दोस्तों। कौन सा संतुलन? ये वाला संतुलन आपका दोस्तों। जल और वनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं दोनों क्या होती हैं, साथ साथ घटित होती हैं। मतलब मृदा का अपरदन लगातार हो रहा है और मृदा जो है लगातार बन भी रही है और इनमें एक संतुलन सा बना रहता है। ठीक है। और मृदा अपरदन दोस्तों भारत में एक सार्वभौमिक समस्या है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपरदन का कारक जल है दोस्तों, और शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका कारण क्या है? वायु है। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई भी मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों में से एक है दोस्तों। संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ढलान ज़्यादा है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभार्थी थे। किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की दोस्तों देखिए कमी हो जाती है। फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन से मृदा की उर्वरा शक्ति दोस्तों क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत अस्पष्ट रूप क्या है? खड्ड, अवनालिकाएं और भूस्खलन हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति क्या होती है, वो घट जाती है। इसे हम कहते हैं समोच्च जुताई या कंटूर प्लोइंग। तो दोस्तों आइए हम इनको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे मृदा अपरदन, इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी की सबसे ऊपरी और उपजाऊ परत का क्या है, अपनी जगह से हट जाना या बह जाना। यह भारत के लगभग हर हिस्से की दोस्तों एक बड़ी समस्या है। मुख्यतः इसके 2 कारण हैं। जो भारी बारिश वाले इलाके हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ बहता हुआ पानी क्या करता है, मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाता है। और जो दूसरे सूखे और रेतीले इलाके हैं, जैसे शुष्क क्षेत्र जहाँ बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान, वहाँ क्या होता है, तेज़ हवा या आंधी मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। अब जंगलों की कटाई की बात कर लें, वन उन्मूलन का क्या असर होता है? पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं दोस्तों, मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं। जब पूरे भारत में जंगलों को काटा गया तो मिट्टी क्या हुई, इससे ढीली हो गई है दोस्तों। पहाड़ों पर इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर पेड़ कटने से बारिश का पानी मिट्टी को बहुत तेज़ी से नीचे बहा कर ले जाता है, जिससे पूरी की पूरी ज़मीन ही खिसक जाती है। अब देखते हैं हरित क्रांति वाले क्षेत्रों की समस्या। जिन इलाकों में हरित क्रांति का सबसे
पहले और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, और इसके अलावा कुछ और क्षेत्र, वहाँ नदियों पर बड़े बड़े बांध और नहरें बनाई गई, ठीक है, जिनको कि नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। और वहाँ ज़्यादा फसलें उगाने के चक्कर में ज़मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिससे इन क्षेत्रों में क्या हुआ, मिट्टी खराब हुई और कटने की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई। फसल चक्र का क्या मतलब, क्यों प्रभाव पड़ता है, क्यों ज़रूरी है? अगर हम खेत में साल दर साल लगातार एक ही फसल बो रहे हैं, जैसे सिर्फ गेहूं ही बो रहे हैं, तो मिट्टी में कुछ खास पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीन क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। समाधान इसका है फसल चक्र दोस्तों। इसका मतलब है कि फसलों को बदल बदल कर बोना। जैसे एक बार गेहूं बोया तो अगली बार हम दलहन या दालें बो दें। इससे क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति यानी फर्टिलिटी अपने आप जो है वापस आ जाती है, और खेत में जो कीड़े मकोड़े और बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं। और भूमि अपर्दन की जो दोस्तों सबसे खतरनाक जो दो रूप हैं वो कौन से हैं, वो है देखिए, पहला तो अवनालिका है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं गली इरोजन। जब बारिश का पानी मिट्टी में गहरी गहरी नालियाँ या गड्ढे बनाने लगता है दोस्तों, तो ये क्या है, यह खेती करने के लायक वो रह नहीं जाती है, वह खेती करने के लायक खेत रह नहीं जाता है। और दूसरा इसका क्या है गंभीर परिणाम, वो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड दोस्तों, लैंडस्लाइड, ठीक है। पहाड़ों पर पूरी की पूरी मिट्टी या चट्टान का धड़धड़ाकर नीचे गिर जाना, ये क्या होता है, ये आपका भूस्खलन है। पहाड़ी या ढलान वाली ज़मीन पर जब पानी सीधे नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से बहता है और मिट्टी को काटता है, तो इसको रोकने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, वही है आपका समोच्च जुताई, ठीक है। समोच्च जुताई से देखिए, ढलान पर ऊपर से नीचे हल चलाने के बजाय ढलान के आड़े यानी हॉरिजॉन्टल यानी सीढ़ी नुमा हल चलाया जाता है। जैसे आपका पहाड़ है, ऐसे यहाँ काट के, ऐसे यहाँ काट के, फिर ऐसे यहाँ काट के, ऐसे ऐसे करके, अब जैसे यहाँ पे मेड़बंदी कर दी गई, यहाँ पे मेड़बंदी, यहाँ पे, तो पानी क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे रुकेगा, यहाँ धीरे धीरे रुकेगा, यहाँ धीरे धीरे रुकेगा, एक साथ पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और इससे मिट्टी भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव रुक जाता है दोस्तों, और मिट्टी वहाँ पर रुक जाती है। और इन सीढ़ीनुमा जगहों पर क्या होता है, फिर खेती की जाती है दोस्तों। इससे खेती में छोटी छोटी मेड़ें या दीवारें बन जाती हैं, जो पानी के तेज बहाव को क्या करती हैं दोस्तों, रोक देती हैं। जब पानी की रफ्तार कम होती है तो मिट्टी का बहना दोस्तों कम हो जाता है। यही है आपकी कंटूर प्लॉइंग दोस्तों। अब मृदा अपर्दन के कारक की बात करें दोस्तों, तो देखिए, आपका पवन, जल और समुद्री लहरें सबसे बड़े कारक हैं मृदा अपर्दन के, ठीक है। पवन अपर्दन की बात कर लें, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में पवन अपर्दन की समस्या दोस्तों अधिक है। अब बात करते हैं हम जल अपर्दन की। जल द्वारा अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। भारत में जल द्वारा मृदा अपर्दन सर्वाधिक प्रभावशाली है। इसके दोस्तों 4 चरण हैं। बूंद अपर्दन की बात कर लेते हैं। जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उनके प्रहार से होने वाले अपर्दन को बूंद अपर्दन कहा जाता है। तो मतलब पानी बूंद बूंद में गिर रहा है और जो असंगठित मृदा है उस पर, तो वो असंगठित मृदा अपने स्थान से हट जा रही है दोस्तों, ये क्या है, बूंद अपर्दन है। परत अपर्दन, मृदा की ऊपरी परत का अपर्दन, यह समतल भूमियों पर मूसलाधार बारिश के बाद होता है। मतलब बारिश बहुत तेजी से हो रही दोस्तों और पूरी की पूरी एक परत ही हट जा रही है, वो क्या है, आपका परत अपर्दन है दोस्तों। अब देखिए, आपका आता है रेल अपर्दन। मूसलाधार वर्षा के बाद मृदा की कमजोर परत के अपर्दन के बाद वर्षा की बूंदें मृदा की अपेक्षाकृत कठोर परत में पतली पतली नालियां बनाने लगती हैं, जिससे रेल अपर्दन कहते हैं। ऊपरी परत पूरी तरह से हट गई है दोस्तों और वर्षा की बूंदें क्या कर रही हैं, अब कठोर परतों में भी नालियों का निर्माण कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड रेल अपर्दन। अब देखिए, सबसे खतरनाक होता है अवनालिका अपर्दन दोस्तों। बहता हुआ मृतिका युक्त जल, मतलब जिसमें मिट्टी मिली हो, वह जल मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं या नालियां बनाता है दोस्तों, जिन्हें अवनालिकाएं कहा जाता है। यह सामान्यतः तीव्र ढालों पर है दोस्तों होता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, खड्ड भूमि या रेवाइन कहा जाता है। जिन प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि यानी वेटलैंड्स कहा जाता है। और इसमें दोस्तों पूछा जाता है, ये आपका
सबसे ज़्यादा जो है देखिए सब मतलब होता है कि असफाल, उसके बाद देखिए परत, फिर रिल, ये अवनालिका, ये आप क्रम से याद रखिएगा। ये आईएएस में पूछा गया और कई बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम्स में कि सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या होता है, असफाल, फिर दोस्तों होता है परत, उसके बाद इसकी रिल, और उसके बाद फिर आपका अवनालिका। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दी हैं, खंडित कर देती हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी नालियां बन रही हैं तो वो क्या होता है, खेत को कई छोटे छोटे पार्टों में बांट देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि दोस्तों प्रतिवर्ष बिहार में परिवर्तित हो जाती है। अंगुलियाकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए प्रतिरोधी बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये अंगुलियाकार अवनालिकाएं क्या होती हैं, तो देखिए जैसे हमारी हथेली में दोस्तों 5 अलग अलग जो है उंगलियां होती हैं, ठीक है, वैसे ही जब किसी ढलान वाली ज़मीन या खेत पर भारी बारिश होती है दोस्तों, तो पानी बहते बहते मिट्टी में उंगलियों के आकार की पतली और गहरी नालियाँ काट देता है। इन्हीं को हम भूगोल में क्या कहते हैं, अंगुलियाकार अवनालिकाएं या फिंगर गलीज कहते हैं। यह मिट्टी को बहुत बुरी तरह से कटने की शुरुआत होती है, ठीक है। इसको ख़त्म कैसे करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाकर। अगर ढलान बिल्कुल सीधी होगी तो पानी की एक एक अंगुलियाकार नाली में पानी बहुत तेज़ी बहेगा और ये नालियाँ आपस में मिलकर एक पूरे खेत को क्या करेंगी, एक बहुत बड़ा खड्ड या बीहड़ बना देंगी। तो सीढ़ीदार खेत का जो है, जब हम उस ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना देते हैं, ऐसा करने से वे अंगुलियाँ जैसी लंबी नालियाँ बीच से क्या होती हैं, कट जाती हैं। अब पानी को सीधे बहने के लिए जो लंबी नाली मिल रही थी अब नहीं मिलती है, पानी हर सीढ़ी पर आकर ठहर जाता है। इससे वे अंगुलियाकार नालियाँ आगे बढ़ ही नहीं पाती और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं मृदा अपरदन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं भारत में कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है देखिए चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा निर्मित उत्खात भूमि क्षेत्र। यह दोस्तों अत्यधिक प्रभावित है, यूपीपीएससी में पूछा भी गया है। दूसरा आपका देखिए पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल, लघु एवं बृहत हिमालय इसमें शामिल हैं दोस्तों। तो जहाँ पे हिमालय समाप्त होता है यानी शिवालिक, उसको क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं, वो भी आपका क्या है, इनसे मृदा अपरदन से क्या है, प्रभावित है दोस्तों। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, इसमें मालवा पठार भी शामिल है दोस्तों। इतने क्या है दोस्तों मृदा अपरदन से प्रभावित हैं भारत में। महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या हैं, मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। और भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित अगर राज्य की बात कर लें दोस्तों, तो नंबर 1 पे आपका राजस्थान आता है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, नंबर 4 पे दोस्तों क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। जल जमाव क्या होता है दोस्तों, किसी क्षेत्र को जल जमाव क्षेत्र तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो कि फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। इस स्थिति के उत्पन्न होने के फलस्वरूप मृदा में हवा का सामान्य चक्र क्या होता है, बाधित होता है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और CO2 की मात्रा दोस्तों बढ़ने लगती है। तो इसको दोस्तों अगर हम वाटर लॉगिंग को सरल भाषा में समझें, तो जब किसी खेत या इलाके में बहुत दिनों तक दोस्तों पानी भरा रहता है तो ज़मीन के नीचे का वाटर लेवल यानी जल स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि मिट्टी के अंदर के जो छोटे छोटे खाली छिद्र हैं या मृदा रंध्र हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह पानी से भर जाते हैं। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग या जल जमाव कहते हैं दोस्तों। अब मिट्टी जो है दोस्तों कोई ठोस पत्थर तो है नहीं, मिट्टी के कणों के बीच में छोटे छोटे खाली जो छेद होते हैं, इन छेदों में 2 चीज़ें रहती हैं दोस्तों, थोड़ी सी नमी यानी पानी और थोड़ा सा हवा यानी ऑक्सीजन, ठीक है। तो पौधों की जड़ें इन्हीं छेदों में मौजूद हवा से क्या होती हैं, सांस लेती हैं दोस्तों। और जब खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा तो मिट्टी के उन छोटे छोटे छेदों में पानी मौजूद सारी हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी भर जाता है दोस्तों। इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, संतृप्त या सैचुरेटेड होना कहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मिट्टी के अंदर ताज़ी हवा का आना जाना पूरी तरह दोस्तों बंद हो जाता है।
और जब यह बंद हो जाता है, हवा का रास्ता बंद होने से मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है वो ख़त्म होने लगती है और पौधों की जड़ों द्वारा छोड़ी गई खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों बढ़ने लगती हैं। यही है दोस्तों जल जमाव। अब दोस्तों हम बात करते हैं लवणीयता एवं अम्लीयता की, सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी। लवणता एवं क्षारीयता भारतीय मृदाओं की दूसरी प्रमुख समस्या है। यह समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है तथा वाष्पीकरण की दर जो है वर्षण दर से अधिक होती है। मतलब जितना वर्षा नहीं हो रही उससे ज़्यादा पानी जो है उड़ जा रहा है। ऐसी स्थिति में केशिका क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत की तरह बिछ जाते हैं और मिट्टी ऊसर में बदल जाती है। दोस्तों केशिका क्रिया को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली क्लास में बताया था कि कैसे जो है ये लवण ज़मीन पर आ जाते हैं और एक जो है लेयर बना लेते हैं वाइट कलर की। मृदा अवकर्षण क्या है दोस्तों? सॉइल डिग्रेडेशन। इसे मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है दोस्तों वो कम हो जाती है। इसमें मृदा का पोषण स्तर दोस्तों गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई जो है दोस्तों ये कम हो जाती है। मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन क्या है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ है वनस्पति एवं वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता से रहित क्षेत्र। मिट्टी में भूमिगत जल, जैविक पदार्थ तथा आर्द्रता की का क्या होता है अभाव होता है। किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विकास विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। दोस्तों मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी की स्थापना की गई। दोस्तों पूछा जाता है काजरी कहाँ है, आप बताएंगे जोधपुर में है। किसके लिए है? मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए। थार मरुस्थल का विस्तार दोस्तों राजस्थान के 16 जिलों में है। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों काजरी ने पश्चिमी राजस्थान में बालू को टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई। खड्ड जो है दोस्तों अपने विशाल आकार, खड्ड मतलब गड्ढे होता है, गहराई और खड़े ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी उत्खात भूमि का सुधार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। दोस्तों कहाँ कहाँ? कोटा, आगरा और गुजरात के बालासोर में। दोस्तों कोटा कहाँ? राजस्थान में, आगरा यूपी में, बालासोर गुजरात में। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसने क्या हुआ है 3 अनुसंधान केंद्रों की दोस्तों स्थापना की है। अब दोस्तों देखते हैं मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या क्या हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनवरित भूमि और जैव पदार्थ जैसे पुआल से ढक दी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका निर्माण दोस्तों, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर पाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। दोस्तों तीसरा आपका समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। बता ही चुका हूँ आपको। कंट्रोल प्लॉइंग, रक्षक मेखलाएं बनाना, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों फिर क्या है? चट्टानबाद, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षरण को रोकते हैं। विभिन्न फसलें उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। जिप्सम के प्रयोग से क्षारीय मिट्टियों का उपचार किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम जो है इनको कुछ सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है मल्च बनाना, क्या है मल्चिंग, क्या होता है? 2 पौधों के बीच की खाली ज़मीन को जो है जब आप सूखी घास, पुआल या पैरा या पत्तों से ढक देते हैं तो उसको कहते हैं मल्च बनाना।
दोस्तों वेदिका निर्माण क्या है? तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो बहुत तेज़ ढलान वाले पहाड़ों को काटकर चौड़ी और समतल सीढ़ियाँ जो बनाई जाती हैं चबूतरे के टाइप की, ठीक है, इसी को कहते हैं वेदिका निर्माण या टेरेस फार्मिंग। इससे क्या होता है, खेती के लिए स्पष्ट जो है सपाट ज़मीन मिल जाती है और ऊपर से गिरने वाले पानी की रफ्तार कम होने से मिट्टी का बहाव दोस्तों इससे रुकता है। समोच्च रेखीय जुताई, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पहाड़ी ढलान पर ऊपर से नीचे हल चलाने के बजाय ढलान के आड़े यानी गोल घेरे में हल चलाया जाता है। इससे खेती में छोटे छोटे प्राकृतिक बांध बन जाते हैं जो नीचे बहते पानी को रोककर मिट्टी बहने से बचाते हैं दोस्तों। रक्षक मेखलाएं यानी शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? तो तटीय यानी समुद्री किनारों और सूखे इलाकों में खेतों के चारों तरफ पेड़ों की एक लंबी कतार या दीवार इससे खड़ी की जाती है। इससे क्या होता है, ये पेड़ तेज चलने वाली हवा की रफ्तार को दोस्तों रोकते हैं, जिससे हवा मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जा पाती है। अब दोस्तों देखिए पांचवा क्या है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो इसको दोस्तों ढलान पर पानी रोकने के लिए पत्थरों, घास या मिट्टी की छोटी छोटी मेड़ बना दी जाती है या दीवार बना दी जाती है। इन दीवारों के ठीक आगे छोटी खाइयाँ या गड्ढे खोद दिया जाता है जिनमें जो बहकर आने वाला पानी जमा हो जाता है और मिट्टी वहीं पर क्या होती है दोस्तों, रुक जाती है। आपका छठा देखिए है चट्टान बांध। तो पानी के तेज बहाव वाले रास्तों या नालियों में पत्थरों को इकट्ठा करके छोटा सा बांध बना दिया जाता है, इसी को कहते हैं रॉक डैम। यह पानी की स्पीड को धीमा करता है, जिससे गहरी नालियाँ नहीं बनती और मिट्टी का कटना रुक जाता है। विभिन्न फसलें उगाना दोस्तों क्या होता है, ठीक है, तो एक ही खेत में अलग अलग लाइनों में अलग अलग समय पर बदल बदल कर फसलें बोना, इसे कहते हैं आपका इंटर क्रॉपिंग या वो क्या नाम है, विभिन्न फसलें उगाना। जब बारिश की बूंदें सीधे ज़मीन पर गिरती हैं तो मिट्टी कटती है, लेकिन अलग अलग फसलें होने से पूरी ज़मीन ढकी रहती है और मिट्टी क्या होती है इससे दोस्तों सुरक्षित रहती हैं। आई होप आप ये सातों पॉइंट अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर की मिट्टियों को 11 वर्गों में दोस्तों या गणों में रखा जाता है। इन 11 वर्गों में भारत की भी कुछ मिट्टियाँ शामिल है। जैसे बात करें इंसेप्टिसाल की, तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी है, ठीक है। एनसेप्टिसाल में एंटीसाल क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका जलोढ़ मृदा, एनडीए में पूछा गया। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक विस्तार इसका है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता है। वर्टिसाल दोस्तों क्या होता है, दक्कन पठार की काली मिट्टी को हम वर्टिसाल कहते हैं, पूछा गया है। ये इंसेप्टिसाल भी पूछा गया एग्जाम में, आपका एंटीसाल भी पूछा गया है। एरिडिसाल दोस्तों क्या होता है, तो राजस्थान की मरुस्थली मिट्टी, एरिड रहेगा मतलब सूखा रहेगा तो मरुस्थली मिट्टी हो जाएगी। हिस्टोसाल दोस्तों क्या होता है, केरल व तमिलनाडु तट पर स्थित पीठ व दलदली मिट्टी को हम कहते हैं हिस्टोसाल दोस्तों। ऑक्सीसाल दोस्तों क्या होता है, केरल की लैटराइट मिट्टी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसाल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम ऑक्सीसाल है। यही 5 मुख्य हैं, इनमें से ही हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की अगर दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि पूछा जाए तो वो J&K में है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान जो आपका क्षेत्रफल में बड़ा है और वहाँ पे बंजर भूमि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन J&K क्षेत्रफल में छोटा होने के बाद भी वहाँ मतलब वहाँ जैसे ये 100% अगर मान लें, 100 में अगर वहाँ पे 55% मान लें बंजर भूमि है, तो क्या हुआ, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वो J&K में है दोस्तों। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र आपका राजस्थान है दोस्तों। सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र दोस्तों यूपी है। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों में जस्ते की सर्वाधिक कमी है दोस्तों। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक। सोरघम या ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है दोस्तों, ये पूछा गया है। आगे देखिए आपका ये मैंने मैप पे कौन कौन सी मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है यह बताने का प्रयास किया। जैसे ऊपर के क्षेत्र में देखिए पर्वतीय है, मैदानी इलाकों में पूरा देखिए आपका जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी पर्वतीय है, कुछ मैदानी इलाकों वाली मिट्टी यहाँ पे है। लैटराइट मिट्टी का थोड़ा विस्तार यहाँ पे है दोस्तों। लैटराइट मिट्टी देखिए यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा देखिए आपका यहाँ पे पाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये तटीय इलाका है। लैटराइट मिट्टी का पूरा इस विस्तार देखिए केरला साइड में है। उसके अलावा देखिए आपका लाल मिट्टी जो है पूरी पठारी भाग पे फैली है, और काली मिट्टी का विस्तार देखिए आपका कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू के आसपास है।
लैटराइट मिट्टी देखिए तमिलनाडु की सेओराय पहाड़ियों में पाई जाती है। दुमट्टी, दोमट या लोम मृदा में बालू मृत्तिका कण 40%, चिकना कण या चिकनी मिट्टी या उत्तर कण 40% और पांसु के कण यानी सिल्ट जो है आपका 20% पाए जाते हैं। बीपीएससी में पूछा गया था। ऊसर मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है क्योंकि इसमें लवणों की अधिकता होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था कर धान की कृषि की जाती है। दोस्तों, ऊसर मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए ढांचा बोना, मेड़बंदी, जिप्सम मिक्सिंग इत्यादि प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। आरओ में पूछा गया है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। दोस्तों, इस मिट्टी में केसिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। भारतीय मृदाओं में जस्ते यानी सूक्ष्म कणों के अंतर्गत की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। दोस्तों, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है। दोस्तों, क्या है? भूमि क्षरण तटस्थता, जो भूमि का क्षरण हो रहा है उस पर हम क्या करें, एकदम तटस्थ हो जाएं, ऐसा लक्ष्य कब तक का है दोस्तों? 2030 तक का है। तो दोस्तों, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो देखिए, आपका दोमट मिट्टी कोई अलग से आने वाली मिट्टी तो है नहीं, बल्कि यह 3 अलग अलग मिट्टियों का एक बहुत ही सुंदर और परफेक्ट मिक्सचर है, यानी मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, खेती के लिए यह बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, इसमें बालू जो यानी सैंड 40% होता है। इसके कण थोड़े बड़े और दरदरे होते हैं। यह मिट्टी में हवा और पानी को आसानी से आने जाने का रास्ता देता है। और चिकनी मिट्टी की बात कर लें दोस्तों, तो यह 40% यह भी पाई जाती है। इसके कण बहुत बारीक और चिपचिपे होते हैं। यह मिट्टी में पानी और पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को क्या करते हैं, रोक कर रख लेते हैं अपने पास। गाद यानी पांसु यानी सिल्ट की बात करें दोस्तों, तो यह 20% इसमें पाया जाता है। यह नदी के किनारों पर पाई जाने वाली बहुत ही महीन और उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। कौन? सिल्ट। ठीक है, यह बालू और चिकनी मिट्टी को आपस में सही तरीके से क्या करता है, बांध कर रखता है। दोस्तों, आई होप मैंने इसको आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है और आप अब इसको कभी भूलेंगे नहीं।